ये आपकी क्लास 8th की बुक सोशल साइंस के पेज नंबर 35 का एक्सरसाइज 5 है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट लाइन है, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एंड ओल्डेस्ट एक्टिविटी प्रैक्टिसाइड बाय ह्यूमन काइंड। तो ये जो एग्रीकल्चर है यानी कि खेती जिसे आप कहते हैं, वो ह्यूमन बीइंग का सबसे पुराना और प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सबसे पहले इंसान ने क्या किया था, शिकार यानी कि हंटिंग शुरू की थी और संग्रह में यानी कि गैदरिंग में ज़िंदगी गुजारना शुरू किया था। लेकिन जब उसने ज़मीन पर फसल उगाना सीखा, तब उस पीरियड को हम बोलते हैं नियोथैलिक रेवोल्यूशन आई। ठीक है, उस समय यानी इंसान फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, और सबसे पहले जो लगभग 10,000 साल पहले और इराक और सीरिया एरिया में ये खेती जो थी ये स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहले वीट और बार्ली जो था वो उगाया गया था। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स 90% ऑफ आवर फूड एंड बेवरेज रिक्वायरमेंट्स, द बल्क ऑफ आवर क्लॉथिंग फाइबर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये एग्रीकल्चर ह्यूमन फूड यानी कि खाना पीने की चीज़ें यानी कि बेवरेज, और बेवरेज जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, और कपड़े के लिए, क्लॉथिंग के लिए जो फाइबर होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब देती है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी एग्रीकल्चर से ही आता है, जैसे शुगर के लिए शुगर मिल्स के लिए जो शुगर कैन है वो भी खेती से आता है। टेक्सटाइल के लिए कॉटन, और ऑयल के लिए ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑयल सीड होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, आज भी दुनिया का समझिए हाफ पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है यानी कि जीडीपी का लगभग 18% पार्ट जो है वो मतलब रोजगार जो है वो एग्रीकल्चर से 18% एग्रीकल्चर है लगभग, और मतलब 45% लोग जो हैं वो रोजगार 45% लोगों का जो रोजगार है वो फार्मिंग ही है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कंडीशन, सॉइल रेनफॉल्स, इट ठीक है, तो एग्रीकल्चर हर जगह पर जो खेती होती है वो अलग अलग रीजन के मौसम, क्लाइमेट यानी कि मौसम, सॉइल, मिट्टी, और रेनफॉल यानी कि बारिश भी से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर और अलग अलग तरीके के सब होते हैं। तो जैसे कि इंडिया है, इंडिया में राइस, व्हीट और शुगर कैन उगाए जाते हैं। अफ्रीका में मेज और मिलेट, और यूरोप में ओट, बार्ली और पोटैटो ज़्यादा उगाया जाता है। और एफ FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ने पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया है, जहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स सुटेबल, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगते हैं, और उसको उसी हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है, एग्रो क्लाइमेट जोन बनाया गया है एग्रीकल्चर के हिसाब से। ठीक है, सम ऑफ दीज फैक्टर्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर्स आर फॉलोज। अब हम देखेंगे कि कुछ इसमें में से जो हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले। तो जैसे फर्स्ट है आपका यहाँ पे रिलीफ फीचर्स यानी कि लैंड फॉर्म के बारे में इसमें बात करेंगे। दूसरा आपका यहाँ पर बुक में है कि क्लाइमेट कंडीशन के बारे में। थर्ड है सॉइल के बारे में। और फोर्थ है आपका इकोनॉमिक्स फैक्टर। मतलब चार चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिलीफ फीचर। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन एरेबल लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, जो क्रॉप्स होते हैं, एरेबल लैंड का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन खेती के लिए बहुत ही सुटेबल, फर्टाइल और फ्लैट और इजी प्लॉ होता है, जहाँ पर आसानी से खेत को जोता जा सकता है। ठीक है, तो प्लॉ मीन्स होता है खेत की जुताई करना। तो ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, प्लॉ कर सकते हैं आसानी से खेतों को। तो ये जो फर्टाइल और फ्लैट होते हैं, और इसमें पूरे अर्थ पर लगभग सिर्फ 11% लैंड ही ऐसा है जो कि एरेबल है, जहाँ पर आसानी से खेती आप कर सकते हैं। बाकी जो माउंटेन है, डिजर्ट है, और फॉरेस्ट से एरिया पूरा आपका कवर है। ठीक है, प्लेन आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। यस, ये तो बताया मैंने। प्लेन जो होता है बहुत ही
प्लैंड फ्लैट होता है और फर्टाइल होता है, इससे इसमें फार्मिंग यहाँ पे सबसे आसानी से होती है, ठीक है। यहाँ इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों आसान होते हैं। जैसे मान लो इंडो गंगेटिक जो प्लेन है, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन में आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल आते हैं, तो इसको इंडिया का फूड बाउल कहा जाता है, ठीक है। फूड बाउल कहा जाता है किसको? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को, क्योंकि ये फ्लैट में आते हैं और यहाँ पर मतलब ज़मीन मिट्टी जो यहाँ की बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। अब आते हैं द लो लैंड लाइक रिवर बेसिन फ्लोड प्लेन एंड डेल्टास आर फर्टाइल रीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया आपको कि द लो लैंड लाइक रिवर बेसिन, ठीक है। नदी के किनारे के जितने भी एरियाज होंगे, जैसे कि गंगा का डेल्टा, नाइल बेसिन में हर साल नदी जो होती है न्यूट्रिएंट्स रिच एलिवल सॉइल को लेकर आती है। ये सॉइल क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। नाइल जो डेल्टा है वो इजिप्ट का, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश, दुनिया का सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है, ठीक है। ये दोनों जो बेसिन सबसे फर्टाइल माने जाते हैं। और यूपी और बिहार में हार्वेस्टिंग के दौरान रूरल के जो अभी यहाँ पे, हाँ मतलब ये जो रूरल एरिया में जैसे आसानी से आपको खेती करने के लिए सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रहा है। आगे हम पढ़ रहे हैं, देखिए। इन दीज रीजन डेंस पॉपुलेशन, यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आल्सो प्रोवाइड एडुकेट एडिक्वेट एंड चीप लेबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्टाइल तो प्लेन होता ही है, तो पॉपुलेशन डेंस होती है यहाँ की, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए लेबर चीप और इजली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जो काम करने के लिए लोग होते हैं वो सस्ते दामों पर और आसानी से अवेलेबल होते हैं। यूपी बिहार में जो देख लीजिए अब हार्वेस्टिंग के टाइम में रूरल लेबर मतलब बहुत ही आसान होता है। इससे यहाँ पर क्या होती है, मैनुअल फार्मिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। देयर इज़ अ रेडी मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट टू। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका एक फ़ायदा और होता है कि फार्मर अपनी क्रॉप्स को आसानी से सेल कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स के, मतलब बहुत लंबे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से अपनी फसलों को मार्केट में वो बेच सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, जैसे कि दिल्ली है, एनसीआर के आसपास के जितने भी फार्मर होते हैं वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट होता है जो वो उसको मंडी में डायरेक्ट बेच देते हैं। दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, देखिए। प्लेटू प्लेटूज are not suitable for growing crops as they consist of hard land and thin soil। जो प्लेटू होते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं क्रॉप के लिए, क्योंकि इनकी जो सॉइल होती है थिन होती है, यानी कि पतली होती है, और ज़मीन जो होती है पत्थर की होती है, यानी कि रॉकी होती है, जिससे कि प्लॉ करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर इरिगेशन मिलती रहे, यानी कि सिंचाई होती रहे, तो कुछ क्रॉप्स यहाँ भी उगाए जा सकते हैं, जैसे कि कॉटन और मिलेट डेक्कन प्लेटू में उगाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के डेक्कन प्लेटू में जो है ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। और वहाँ की जो मिट्टी में कॉटन के लिए परफेक्ट होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है, ठीक है। इन हिली एरियाज, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? इन द हिली एरिया सॉइल इरोजन इज रैपिड, so such places are not ideal for growing crops either। तो यहाँ पर देखिए हिल्स में जो बारिश के टाइम पर सॉइल वॉश हो जाती है पूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर इस एरिया में फार्मिंग जो होता है वो आइडियल नहीं होता है, बहुत अच्छा फार्मिंग नहीं से कर सकते आप। इंडिया में हर साल, जैसे सॉइल एरोजन की बात हो रही है, तो इंडिया में हर साल लगभग 5 बिलियन टन टॉप सॉइल का लॉस होता है, ठीक है, सॉइल एरोजन से। However, some crops like tea, for which water logging is harmful, grow well on the mountain slope, ठीक है। अब कुछ क्रॉप जैसे कि टी होते हैं, कॉफ़ी होते हैं, स्पाइस होते हैं, स्पाइस मसाले जो होते हैं, ज़्यादा पानी इन्हें पसंद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए स्लोप में अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे कि असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स में टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि स्लोप पे ये टेरेस बनाकर इसको यूज़ करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जिस वजह से ज़मीन से जो मतलब सॉइल इरोजन कम होता है, जैसे स्टब बना देते हैं, टेरेस बना देते हैं, तो उससे
सॉइल इरोजन भी कम होता है और वहाँ पर आसानी से चाय पत्ती, कॉफ़ी आदि चीज़ें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो फार्मिंग में टेम्परेचर, तापमान जो होता है, और रेनफॉल, बारिश, सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। हर क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और वाटर के लेवल की ज़रूरत होती है। सिंस जर्मिनेशन ऑफ सीड रिक्वायर्स moderately high temperature and rainfall, a lot of humid climate favors agriculture। ठीक है, फार्मिंग जो है, आप इस लाइन में देखिए, फार्मिंग के लिए, हम फार्मिंग की हमने बात की थी कि फार्मिंग के लिए आपको टेम्परेचर यानी कि तापमान, रेनफॉल, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर दूसरी चीज़ें देखिए, अब जैसे वीट उगाने के लिए, अगर आप वीट की क्रॉप्स उगाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कूल क्लाइमेट चाहिए, जैसे 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब टेम्परेचर की जो बात हो रही है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक वीट का फसल उगाने के लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ठीक है, और राइस की जब हम फसल उगाते हैं, देखिए गर्मी में उगाते हैं, तो वहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट, दोनों क्लाइमेट चाहिए होता है, बारिश और गर्मी में, मतलब 25 से 30 डिग्री, और हैवी रेनफॉल चाहिए किसको, राइस को उगाने के लिए। तो ये जो रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब की बात हो रही है, और हॉट क्लाइमेट की बात जो हो रही है, इसमें कॉटन के, देखिए कॉटन को उगने के लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, जैसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, विद लाइट रेनफॉल भी इसमें होना चाहिए। ठीक है,